हेलो गाइस, वेलकम टू जेआरएफ एजू साइट्स चैनल। दोस्तों, आज हम फ्रैंकफर्ट स्कूल जो कि हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत आता है, तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हम फ्रैंकफर्ट स्कूल को देखेंगे। फ्रैंकफर्ट स्कूल जो कि इस नाम का जो संदर्भ है वो उसका मतलब क्या होता है और इसका जो ओरिजिन है और इसके साथ ही जो ग्रेट थिंकर्स इसमें हुए हैं उनके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं, उनकी जो विचारधारा सिद्धांत है वो कैसे और किन विचारों के आधार पर ये अपने विचारों को प्रकट करते हैं उसको देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। फ्रैंकफर्ट स्कूल जो कि आपको ये नाम से ही थोड़ा मतलब कुछ समझ में आ रहा होगा। फ्रैंकफर्ट फ्रैंकफर्ट यहाँ पर जो एक टर्म है, ये शब्द है, ये किसी प्लेस को इंगित करता है। और जो स्कूल है, एक थॉट ऑफ स्कूल, दैट मीन्स हम देखते हैं कि ये एक प्रकार से क्या है, जो इस फ्रैंकफर्ट स्कूल है ये विद्वानों का एक प्रमुख समूह होता है। ठीक है, इसका नाम फ्रैंकफर्ट स्कूल क्यों पड़ता है? फ्रैंकफर्ट चूंकि जर्मनी के एक प्रमुख शहर का नाम है, तो जर्मनी में एक जो प्रमुख शहर है फ्रैंकफर्ट, वहां पर इस स्कूल की स्थापना होती है। और जो ये स्कूल है ये एक विशेष प्रकार की शोध संस्था से संबंधित है। ठीक है, तो यह शोध संस्था जो होती है हमारी जर्मनी में स्थित है और जर्मनी के एक फ्रैंकफर्ट नामक स्थान पर स्थित होने के कारण इसका नाम फ्रैंकफर्ट स्कूल होता है। और जो ये फ्रैंकफर्ट स्कूल है एक प्रकार से प्रमुख विद्वानों का एक जो समूह होता है, तो उस समूह में जो ग्रेट थिंकर्स होते हैं उनको भी हम देखेंगे कौन कौन से हैं, जैसे कि हमारे एडोर्नो हो गए, एरिक फ्रॉम हो गए, पोलाक, हर्बर्ट मार्क्यूस, ये प्रमुख थिंकर होते हैं जो इस थिंक टैंक से संबंधित होते हैं। और ये जो शोध संस्था होती है इसका नाम क्या रहता है हमारा, इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च। और इस शोध संस्था की स्थापना 1923 में जर्मनी में स्थापित होती है। फिर इसका हम ऐतिहासिक बैकग्राउंड देखते हैं, क्योंकि इस शोध संस्था की स्थापना जर्मनी में होती है 1923 में। और वहीं हम देखते हैं कि 1920 से 30 के डिकेड में नाजीवाद अपने चरम पर था। ठीक है, जर्मनी में नाजीवाद की स्थापना होती है, इसका विकास काफी तेजी से हो रहा था। तो इस जो स्कूल के जो भी विचारक या थिंकर होते हैं वे जनरली क्या यहूदी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, यहूदी होते हैं। और चूंकि नाजीवाद अपने चरम पर था तो उस टाइम क्या होता है, इस स्कूल के जितने भी विचारक होते हैं वे वहाँ वापस कहाँ, अमेरिका में स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं कि 1960 के बाद में वापस अमेरिका से ये विचारक वापस जर्मनी आते हैं। ठीक है, तो जो इस संस्था के हम देखते हैं कि जो पहले प्रमुख निदेशक होते हैं वो कार्ल ग्रूनबर्ग थे, तथा इसके जो सबसे प्रमुख प्रसिद्ध विचारक होते हैं इस उनका क्या नाम रहता है, हॉर्कहाइमर। ठीक है, कार्ल ग्रूनबर्ग इसके प्रमुख जो पहले निदेशक हैं और जो प्रमुख सबसे जो प्रसिद्ध डायरेक्टर हुए हैं वो हॉर्कहाइमर थे। और इनका जो प्रमुख योगदान था, एक प्रकार से इन्होंने क्रिटिकल थ्योरी में अपना जो महत्वपूर्ण है उसमें योगदान दिया। ठीक है, इस स्कूल के मतलब जितने भी विचारकों का मेन एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि जो तत्कालीन समय में जो भी विचार थी, विचारधारा थी, जो तत्कालीन समाज की जो परिस्थितियां थी उनको एक तरह से एनालाइज करना। ठीक है, अनबायस तरीके से, हमें किसी भी मतलब विचारधारा या एक दृष्टिकोण के आधार पर ना होकर हमें एक समग्र रूप से समाज का विश्लेषण करना है। और समग्र रूप से उस समाज को विश्लेषित करते हुए हमें एक ऐसा डायरेक्शन देना है जिसमें कि व्यक्ति अपने आप की मतलब स्वतंत्र स्थापना कर सके, उस व्यक्ति को फुल फ्रीडम हो और समाज जो है वो आगे विकास के पथ पर आगे बढ़ सके। ठीक है, तो इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, आइए हम इनकी प्रमुख विशेषताओं को देखते हैं। तो फ्रैंकफर्ट स्कूल के विद्वानों का जो एक प्रमुख योगदान है, इनका मानना था कि जैसे कोई भी विचार होता है वह एकदम से पूजनीय नहीं होता। एक तरीके से इसमें चाहे आप मार्क्सवाद को, पूंजीवाद को, किसी को भी ले लीजिए, हम कोई भी एक विचार को ऐसे नहीं देख सकते हैं कि वह पूजनीय है या यही एक विचार है वही सही है सभी हमारी परिस्थितियों में। वह जो मार्क्स के भी विचार होते हैं उसको ये एक अध्ययन पद्धति के रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक है, इसको एक अध्ययन के तौर पे लेते हैं और इसको मतलब इन्होंने मार्क्सवाद को जो समकालीन सामाजिक जो परिस्थितियां हैं, संस्कृति है, उसके आधार पर इन्होंने समझने का प्रयास किया था। और इसके साथ ही देखते हैं कि इन्होंने मतलब जैसे हीगल, कांट, फ्रॉयड नामक जो मनोवैज्ञानिक हैं इनसे ये प्रेरणा लेते हैं। ठीक है, ये विचारक मतलब हमें कैसे स्टडी करना है कि इनके विचारों को किस आधार पर हम उनका विश्लेषण कर सकते हैं, तो इन विचारकों से ये
प्रेरणा लेते हैं अध्ययन करने की पद्धति में। फिर फ्रैंकफर्ट स्कूल के विद्वानों का मानना था कि जो सिद्धांत होता है, सिद्धांत को कहीं भी किसी विचारधारा से मतलब अपने को इंक्लाइन नहीं कर लेना चाहिए किसी भी विचारधारा की तरफ। मान लीजिए कोई एक सिद्धांत है और हमारी एक विचारधारा ये मार्क्सवाद, साम्यवाद या उदारवाद, ठीक है? तो ये सिद्धांत क्या है, अपने आप में स्वतंत्र होना चाहिए। अगर हम इस सिद्धांत को मान लीजिए मार्क्सवाद से कनेक्ट कर रहे हैं, मार्क्सवाद के आधार पर इसकी स्टडी कर रहे हैं, तो हमारा ये एक प्रकार से क्या हो जाएगा, बायस्ड हो जाएगा, ठीक है? उसमें हम क्या देखेंगे, निष्पक्षता का अभाव। या हम मार्क्सवाद को छोड़कर अगर हम इस सिद्धांत को उदारवाद से मतलब जोड़ के देख रहे हैं, तो भी ये हमारा एक जो है इसका जो दृष्टिकोण है किसी एक पक्ष का समर्थन करेगा और दूसरे की अवहेलना। तो मतलब हमारे जो ये सिद्धांत है इसको स्वतंत्र होना चाहिए और स्वतंत्र रूप से इस सिद्धांत का जो विश्लेषण है अध्ययन करना चाहिए और उसके आधार पर ही हमारी जो एक स्वतंत्र प्रकृति है, जो स्वतंत्र मतलब विकास है, व्यक्ति है या समाज है, वह अधिक हमारे समाज के लिए उपयोगी होगा। वहीं हम देखते हैं कि फ्रैंकफर्ट स्कूल के विचारों का जो मानना था कि जो सामाजिक विज्ञानों के लिए एक मान लीजिए कोई दृष्टिकोण है, कोई तथ्य है, तो जैसे कि जो हमारे एक तरफ सामाजिक विज्ञान हो गया और दूसरे नेचुरल साइंस विज्ञान हो गए, तो जो तथ्य होते हैं वे नेचुरल साइंसेस के लिए तो एक समान हो सकते हैं, लेकिन वही तथ्य हमारे सामाजिक विज्ञानों के लिए एक नहीं हो सकते। सामाजिक विज्ञान क्या है, ये समय विशेष के अनुसार इसकी जो परिस्थितियां हैं, चीजें हैं, वो परिवर्तित होती रहती हैं, लेकिन नेचुरल साइंसेस के जो फैक्ट्स हैं वो हमेशा आपके समय सापेक्ष मतलब परिवर्तित नहीं होते हैं, वो एक जैसे ही होते हैं। जैसे कि क्या देखते हैं कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है यह तथ्य पर आधारित होता है और हमारे जो तथ्य हैं वह क्या होते हैं, सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थिति से उत्पन्न होते हैं, ठीक है? समय के साथ हमारे तथ्य क्या होंगे, परिवर्तित हो सकते हैं, किसमें, सामाजिक विज्ञानों में। वहीं प्राकृतिक विज्ञानों में हम देखते हैं कि जो तथ्य होते हैं वह हमारे साइंस में हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। ओके, तो इसके साथ ही मतलब हम देखते हैं कि जो इनका एक प्रकार से दृष्टिकोण था कि किसी भी विचार को या सिद्धांत को मतलब हमें एक प्रकार से स्वतंत्र रखना है और सामाजिक विज्ञान और विज्ञान को दोनों को अलग-अलग दृष्टिकोण से देखना है। वहीं ये समाज का जो विश्लेषण की बात करते हैं, तो समाज का विश्लेषण क्या है? कहते हैं कि हमें एक समग्र रूप से समाज का विश्लेषण करना है। उस समाज में जब हम विश्लेषण करते हैं तो उसमें आलोचना की भी गुंजाइश होनी चाहिए, क्योंकि जब हम आलोचना करेंगे तो उसमें हम परिवर्तन ला सकते हैं। परिवर्तन कैसे लाएंगे कि समाज में अगर कोई गलत चीज़ है या कोई गलत विचारधारा है तो उसको हम क्रिटिसाइज करेंगे और क्रिटिसाइज के परिणाम स्वरूप उसमें हम क्या सुधार या कुछ सुझाव ला सकते हैं, वो क्रिटिसाइजेशन या आलोचना के बाद ही हम उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश को जगह बना सकते हैं, ठीक है? और वहीं ये समकालीन उसी समय पूंजीवाद की भी आलोचना करते हैं, क्योंकि उस समय पूंजीवाद को काफ़ी मतलब बढ़ावा दिया जा रहा था, जैसे अमेरिका में। तो ये कहते हैं कि जो पूंजीवाद की जो अवधारणा है यह भी मानव प्रगति में एक प्रकार से क्या है, बाधा है। तो वो एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जिसमें से कि मनुष्य क्या करे, अपना भविष्य का जो निर्माण है वह स्वयं कर सके तथा वह एक स्वतंत्र मनुष्य हो, ठीक है? वो किसी भी विचारधारा से या किसी संस्था या राज्य से बंधा हुआ ना हो। एक प्रकार से एक ऐसे समाज की हमें स्थापना करना है जहाँ पर मनुष्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। इसके साथ ही वो मार्क्स के विचारों की भी आलोचना करते हैं। मार्क्स के विचारों का विश्लेषण करते हुए इस सिद्धांतकार मानते हैं कि जो मार्क्स के विचारों की जो सबसे बड़ी कमी क्या है कि मार्क्स जो है वो समाज की बात करते हैं, ठीक है? वो समाज की बात करते हैं लेकिन वो व्यक्ति की बात करना भूल जाते हैं। चूंकि समाज है वो व्यक्तियों से मिलकर बना है, तो जब तक आप व्यक्ति की बात नहीं करेंगे, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात नहीं करेंगे, तो आप एक ऐसे अच्छे समाज का निर्माण कैसे कर सकते हैं, ठीक है? तो इनका विचार यहीं तक ये था। फिर इसके बाद इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित इनके महत्वपूर्ण योगदान है विचारों को लेकर, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके अलावा आपको कोई अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे सजेस्ट करें, ठीक है? मैं उस पर वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है? ओके, अब के लिए थैंक यू, बाय बाय।